आपको यह बताएंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली के चुनाव में इस बार एक ही मुद्दा है और वो है मुफ्त वाली योजनाओं का मुद्दा, यानी वो है मुफ्त। अगर दिल्ली के चुनाव को एक शब्द में आपको डिफाइन करना हो, अगर एक शब्द में आपको परिभाषित करना हो, तो वो शब्द होगा ये जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस पर दिल्ली का ये चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दिल्ली में इस समय एक प्रकार की, आपने देखा होगा अखबारों में जैसे सेल के विज्ञापन लगते हैं, वैसे ही विज्ञापन इस समय पार्टियां लोगों के सामने रख रही हैं और जिसमें लोग टकटकी लगाकर यह देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए कौन कौन सी चीजें मुफ्त देने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी यह लग रहा होगा कि इन सभी योजनाओं का पैसा राजनीतिक पार्टियां अपनी जेब से देंगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह सारा पैसा असल में आपकी जेब से आने वाला है। यह पैसा ना तो नेता अपनी जेब से देंगे, ना पार्टियां अपनी जेब से देंगी। आप सब लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, या आप जो जीएसटी देते हैं, या आप जो टैक्स देते हैं, उस पैसे से राजनीतिक पार्टियां चुनाव में सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए यह पैसा खर्च कर रही है। और इसके लिए उन्होंने मुफ्त की योजनाओं की एक सेल लगाई हुई है, जिसमें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सारे रिकॉर्ड इस बार देश की राजधानी में ही टूटने वाले हैं। और जनता यह देख रही है कि किसकी रेवड़ियां ज्यादा मीठी हैं। आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के, यानी घोषणा पत्र के दूसरे भाग में 5 नए वादे किए हैं और बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो दिल्ली में जातियों के हिसाब से कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का वादा कर रही है। बीजेपी ने आज कहा है कि वो दिल्ली के दलित छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना लागू करेगी, जिसमें दलित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली में 16.7% आबादी दलित समुदाय की है और दिल्ली में दलितों को आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी जातियों के हिसाब से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा कर रही है। और देखिए, बीजेपी ने बहुत ही, एक तरीके से आप कहें तो आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक को काटने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने दलित छात्रों को, ये उनके लिए योजना उन्होंने निकाली है और साथ ही इसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखा है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि वो छात्रों को यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यानी अब से वो सारे छात्र जो नौकरियों के लिए या अलग अलग कंपटीशन के लिए जो इम्तिहान दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, उन छात्रों को भी 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी अब अगर आपके घर में भी आपका बच्चा है जो छात्र है और वो विभिन्न परीक्षाएं दे रहा है, तो उसे भी 15,000 रुपए की ये जो किश्त है एक दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए छात्रों को 2 बार मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और परीक्षाओं के आवेदन पर लिए जाने वाले शुल्क को भी बीजेपी छात्रों के लिए माफ करने वाली है। तो छात्रों के लिए देखिए कितनी सारी योजनाएं आ गई हैं। अगर दलित छात्र हैं तो उन्हें अलग से पैसा दिया जाएगा, और अगर छात्र जो हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें भी पैसा भी दिया जाएगा, यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी और जो एग्जाम देने के लिए जो एंट्रेंस फी होती है वो भी माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बीजेपी बनाएगी और प्रत्येक ऑटो ड्राइवर का 7 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया जाएगा और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा, माफ कीजिए। घरेलू कामगारों के लिए भी अलग से एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, यानी जो लोग घरों में काम करते हैं उनके लिए एक अलग से वेलफेयर बोर्ड बनेगा, क्योंकि अभी यह एक ऐसा वर्ग था जिसके लिए अलग से कोई योजनाएं नहीं थी, जो लोग घर में काम करते हैं। तो अब ऐसे के लोगों के लिए एक बोर्ड बनेगा और इसी के साथ बीजेपी जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक, यानी केजी मतलब नर्सरी से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी।
केजी से लेकर पीजी, इसीलिए इसका यह नाम रखा गया है कि जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो केजी से उसका एडमिशन होता है और आखिर में अगर वो पढ़ता चला जाता है तो पीजी तक पढ़ता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ता है। तो केजी से लेकर पीजी तक जो शिक्षा है वो मुफ्त हो जाएगी, लेकिन जरूरतमंद छात्रों के लिए। लेकिन ये जरूरतमंद छात्र कौन से हैं, ये अभी तक बीजेपी ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। पिछले 2 हफ्तों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 25 से ज्यादा मुफ्त की योजनाएं लागू करने का वादा कर चुकी हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि इन चुनावों में एक ही मुद्दा है और वो है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्या आपको पता है कि अगर ये सारी योजनाएं लागू हो गई तो दिल्ली में कितना बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है? अगर दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए या 2500 रुपए दिए जाते हैं, पढ़े लिखे 3 लाख बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8500 रुपए दिए जाते हैं, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दिया जाता है, 10 लाख दलित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 1.5 लाख छात्रों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं और अगले 5 साल में 15 लाख गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो इन सभी योजनाओं को लागू करने पर दिल्ली की सरकार को लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 25,000 करोड़। दिल्ली का एक साल का जो बजट है, वार्षिक बजट दिल्ली का, वो है 76,000 करोड़ और ये जो हमने आपको बताया 25,000 करोड़, ये उसका लगभग 32% हिस्सा है। इसमें 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 से 2500 रुपए देने पर अधिकतम 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुफ्त बिजली पानी पर 4100 करोड़ रुपए और बाकी की योजनाओं पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये सारा पैसा ये राजनीतिक पार्टियां कोई अपनी जेब से नहीं दे रही हैं, आप सब सरकार को टैक्स देते हैं। और ये सिर्फ वो लोग नहीं जो इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश का हर व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है, चाहे कितना भी गरीब हो। आप बाजार से जो बिस्किट खरीदते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, पैरों में पहनने के लिए अगर जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, हर चीज पर आपको टैक्स देना होता है। और ये जो टैक्स का पैसा है ये सरकार के पास जाता है और फिर सरकार इस पैसे से इस तरह की योजनाओं को लागू करती है। हालांकि अभी हमने आपको जितने भी आंकड़े दिखाए हैं ये सिर्फ अनुमानों पर आधारित हैं और असल में इन योजनाओं का वास्तविक खर्च इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो आज हमने एक अनुमान लगाया कि अगर ये सारी की सारी योजनाएं लागू हो जाएंगी तो इन पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अब देखिए, दिल्ली के जो असली मुद्दे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 12 साल कम हो रहे हैं, जहां यमुना नदी एक गंदा नाला बन चुकी है, जहां सड़कों का बुरा हाल है, जहां 2.5 करोड़ लोगों को पिछले कई वर्षों से कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं मिला है, वो दिल्ली जहां कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लगातार और ज्यादा विशाल होते जा रहे हैं, जहां गली मोहल्लों में भयंकर गंदगी है, जिस दिल्ली में ट्रैफिक जैम से आप दिन रात परेशान हो जाते हैं, कहीं पहुंचना मुश्किल हो चुका है, पार्किंग की इतनी ज्यादा समस्या हो चुकी है, उस दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के पास जनता को देने के लिए सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां हैं। आज दिल्ली की जनता यह नहीं कह रही कि हमारी दिल्ली पेरिस के जैसी कब बनेगी, लंदन के जैसी कब बनेगी। आज दिल्ली की जनता यह नहीं पूछ रही कि हमारे शहर में सड़कें कब ठीक होंगी, हमारे शहर में प्रदूषण कब खत्म होगा, हमारे शहर के अस्पताल, सरकारी अस्पताल कब बेहतर होंगे कि हम उनमें इलाज करा सकें, हमारे राज्य के, हमारे शहर के सरकारी स्कूल कब ऐसे होंगे कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सके। आप सोचिए, इस दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, जिनकी जीडीपी हमसे कम है, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है, जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे कम है, आज उन देशों की राजधानियां कितनी सुंदर दिखती हैं, कितनी सारी सुविधाएं वहां पर हैं। आप में से बहुत सारे लोग उन देशों की राजधानियों में वीजा लेकर छुट्टी बिताने जाते हैं,
आप में से कितने ही लोग न जाने आप पेरिस जाते होंगे, आप लंदन जाते होंगे, आप दूसरे देशों में जाते होंगे, जर्मनी जाते होंगे, ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे। ये सब वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हमसे पीछे हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश जो अपने आप को सुपर पावर की तरह देखता है, उसकी राजधानी इतनी गंदी कैसे हो सकती है? कभी आप तुलना कर पाएंगे भारत की राजधानी दिल्ली की लंदन से या पेरिस से? जो बीजेपी खुद को विचारधारा वाली पार्टी कहती थी, उसने भी दिल्ली में सबसे ज्यादा मुफ्त की योजनाओं को लेकर वादे किए हैं, क्योंकि यह बीजेपी भी समझ चुकी है कि दिल्ली में बिना मुफ्त की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए यह चुनाव जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो बीजेपी समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को अगर हराना है तो फिर केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों से भी ज्यादा मीठी और बड़ी रेवड़ी लोगों के सामने पेश करनी होगी। अब लोग सिर्फ विचारधारा की मूंगफली खाकर वोट नहीं देंगे, उन्हें इस विचारधारा की मूंगफली के साथ मीठी मीठी रेवड़ियां भी चाहिए। और इस वक्त दिल्ली में हर रोज हर पार्टी की तरफ से नए नए वादे किए जा रहे हैं और इन वादों के शोर में असली मुद्दे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और यह वो शहर है जहां पूरे देश में लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, जहां सबसे ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, जहां के लोग सबसे ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, और यह देश की राजधानी दिल्ली है। वहां पर यह हाल है। आज जब दिल्ली के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि आने वाली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करने वाली है, प्रदूषण कम करने की डेडलाइन बताइए, यमुना नदी को किस दिन तक साफ कर दिया जाएगा, डेडलाइन बताइए, खस्ता हाल सड़कों की सूरत बदलने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? तब दिल्ली के ज्यादातर लोग ये सवाल पूछने की बजाय ये पूछने लगे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली और पानी कौन देगा, मुफ्त तीर्थ यात्रा कौन कराएगा, महिलाओं को हर महीने ज्यादा कैश कौन देगा, बसों में मुफ्त सफर की सुविधा को कौन जारी रखेगा, और बसों की नहीं अब मेट्रो को भी कौन मुफ्त करने वाला है? आज बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों की सेल लगाकर इस तरह से जीते जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होने वाला है? अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। एक तरफ जनता आप पार्टी के कुशासन को झेल रही है, लगातार इसकी भरपाई के लिए केजरीवाल जी कई तरह के वायदे करते फिर रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से में जो बड़ी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, हम ये कह सकते हैं कि इससे पूरी शक्ल बदलने जा रही है और समाज के हर तबके को इन घोषणाओं का लाभ मिलेगा। तो देखिए, भारत की लोकतंत्र में, भारत की चुनाव व्यवस्था में एक क्रांति आने वाली है। ये आप देख रहे हैं जो क्रांति आ रही है दिल्ली में, देश की राजधानी में एक नई क्रांति आ रही है।
मुफ्त वाली क्रांति। और यह क्रांति अब दिल्ली तक रुकने वाली नहीं है, यह क्रांति पूरे देश में फैलेगी। इस क्रांति की आग हर राज्य में फैलेगी और अब देश के हर राज्य के लोग बेसब्री से अपने यहां चुनावों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी इस मुफ्त की धारा में अपने हाथ धो लें, ताकि वो भी इस मुफ्त की बारिश में एक बार स्नान कर लें। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होती है जिसमें इतनी प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता है, हर पार्टी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में कुछ अच्छी योजनाएं भी आती हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छी योजना के बारे में बताता हूं। आप सब लोगों के घरों में जो आपके डोमेस्टिक हेल्प जो काम करते हैं, आपके घरों में जो भी काम करने वाले लोग हैं या मेड हैं, देखिए उनके लिए एक योजना है कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव हर मेड को जो आपके घर में काम करती है उसे दी जाएगी। ये जो सुविधाएं हैं गरीब लोगों को, ये इससे पहले कभी नहीं मिलती थी। और जो इस वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन तक सरकारी योजनाएं भी पहुंचती नहीं थी। और इस तरह की योजनाएं तो बिल्कुल भी नहीं कि उन्हें 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलने लगे। लेकिन अब आपको भी यह देखना होगा कि आपके घर में जो स्टाफ काम कर रहा है, अगर वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पर जाता है तो आप उस 6 महीने में क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे नए समीकरण, नई नई स्थितियां दिल्ली के चुनावों के बाद इस देश के सामने पैदा होने वाली हैं। इनसे लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बेरोजगारी भी अपने आप में एक रोजगार बन जाएगा। इतनी सारी योजनाएं जब लोगों को मिलेंगी, हर घर में युवाओं को भी पैसा मिलेगा, बेरोजगारों को भी पैसा मिलेगा, छात्रों को भी मिलेगा, महिलाओं को भी मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा। बिल आपको किसी भी चीज का देना नहीं, ना इलाज का देना है, ना आपको बस में टिकट खरीदनी है, ना मेट्रो में टिकट खरीदनी है, ना अस्पताल का पैसा देना है, ना तीर्थ यात्रा का पैसा देना है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसा कि पश्चिमी देशों में हो रहा है। पश्चिमी देशों में जब इस तरह की योजनाएं लागू की गई तो वहां के लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि बिना काम किए ज्यादा पैसा मिलता है। इसके बारे में आप सोचिएगा, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली का ये जो मॉडल है ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या सीमेंट, ईंट, सरिया और बेसन के आटे का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो सकता है। क्या सरिये का भी हलाल सर्टिफिकेशन होगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आपने शब्द कई बार सुना होगा, हलाल सर्टिफाइड। और एक खास वर्ग के जो लोग हैं वो बाजार में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, चाय भी हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे हर चीज जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आने लगी। इसके खिलाफ जब योगी सरकार ने इस हलाल सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका पर आज सुनवाई के दौरान काफी लंबी बहस हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जानवरों का मांस या उससे जुड़े उत्पाद तो हलाल सर्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जिस सीमेंट, ईंट और सरिये से मकान बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, या जो बेसन का आटा खाया जाता है, वो आटा हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? सरकार का कहना है कि हमारे देश में इस उत्पादन को हलाल सर्टिफाइड बताकर इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इससे हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली इस्लामिक संस्थाओं को पैसे का बड़ा फायदा होता है। और यह बात काफी हद तक सही भी है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती। ये सर्टिफिकेट कुछ संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं और ये वो संस्थाएं होती हैं जो इन प्राइवेट कंपनियों को उनके उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कई तरह के शुल्क लेती हैं, टैक्स लेती हैं। ये शुल्क किसी नई गाड़ी पर लगने वाले अलग अलग टैक्स से भी ज्यादा होता है। कैसे कैसी फीस होती है? इनमें पहले एप्लीकेशन फीस ली जाती है कि जैसे ही कोई कंपनी अप्लाई करती है कि मेरे इस सामान को हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, तो पहले तो एप्लीकेशन फी ली जाती है, फिर ऑडिट फीस ली जाती है, फिर एनुअल सर्टिफिकेशन फीस ली जाती है, फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग फीस ली जाती है और हलाल सर्टिफाइड का जो लोगो पैकेट के ऊपर लगाया जाता है उसके लिए भी लोगो प्रिंटिंग फीस अलग से ली जाती है। और क्योंकि किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने से इन मुट्ठी भर संस्थाओं को
कई तरह के शुल्क मिलते हैं, पैसा मिलता है। इसलिए ये संस्थाएं अब ऐसे उत्पादों का भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने लगी हैं जिनका हलाल से कोई संबंध है ही नहीं। आप खुद सोचिए, एक सरिये का हलाल से क्या संबंध हो सकता है? बेसन का हलाल से क्या सर्टिफिकेशन चाहिए बेसन के लिए? हलाल सर्टिफिकेट की अवधारणा धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आई थी। हमारे देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होता है, और यह सब कुछ सरकार की सहमति से ही होता है। इस्लाम धर्म में जानवरों के हलाल मांस को सही माना गया है और इसीलिए मुसलमान ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से परहेज करते हैं जिनमें जानवरों का हलाल मांस नहीं होता। बड़ी बात यह है कि अभी बाजार में मीट से लेकर दूध, चाय की पत्ती, दाल, मसाले और यहां तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे अलग अलग संस्थाओं को कई तरह की फीस मिलती है। ये सारी संस्थाएं पैसा बना रही हैं और यही फीस बाद में संदिग्ध आतंकवादियों को पहुंचा दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संदिग्ध आतंकवादी हैं जिन पर अलग अलग तरह के मामले चल रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी का मामला अदालत में है। उन सब को जो कानूनी मदद दी जाती है, ये सारे लोग अपने लिए महंगे महंगे वकील रखते हैं, अदालतों में केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये सारा पैसा इस तरह की संस्थाओं से आता है। हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने के आरोप लग चुके हैं जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। लेकिन इन सब विषयों पर हमारे देश में कभी बहस नहीं होती, कभी कोई बात नहीं होती। आप बाजार में जाते हैं, किसी भी पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड का लोगो आप देखते हैं और फिर समझ लेते हैं कि ये जो चीज है ये हलाल सर्टिफाइड है। लेकिन क्या उसकी वाकई में आवश्यकता है? वर्ष 2008 में जब अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे, वर्ष 2010 में जब पुणे की एक बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ था, वर्ष 2006 में जब मुंबई की लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, तब इन सभी हमलों में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए उनका अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इसी संस्था ने केस लड़ा था और उन्हें कानूनी मदद दी थी। यह बात उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहती है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं हमारे देश में। अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वापसी, उनका शपथ ग्रहण समारोह। पहले दिन ही उन्होंने कौन कौन से सैकड़ों बड़े बड़े फैसले ले लिए, पुरानी सरकारों के बड़े बड़े फैसलों को पलट दिया। इसलिए अब हम आपको अमेरिका के लोकतंत्र के धार्मिक चरित्र के बारे में सबसे पहले बताना चाहते हैं। अमेरिका खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता के असली पहलू को आज आप जरा इन तस्वीरों से देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो जब शपथ लेने के लिए आए तब फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप के पास 2 बाइबल थी। इनमें एक बाइबल 64 वर्ष पुरानी है और यह वही बाइबल है जिस पर वर्ष 1861 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपना बायां हाथ रखकर शपथ ली थी। और दूसरी बाइबल वो थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने उन्हें वर्ष 1955 में भेंट किया था। तो वो 2 बाइबल लेकर आए, एक जो उनके परिवार की बाइबल है और दूसरी जो अब्राहम लिंकन की बाइबल थी। वर्ष 2017 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने इन्हीं दोनों बाइबल के साथ शपथ ली थी और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपने परिवार की बाइबल पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के सेंट जॉन्स चर्च गए और उन्होंने वहां एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, चर्च में जाकर। अमेरिका के लोकतंत्र में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह से पहले
चर्च जाना चाहिए और अपनी शपथ बाइबल पर हाथ रखकर लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति ऐसा ही करते हैं। वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में बाइबल के प्रति अपनी धार्मिक निष्ठा और आस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई संकोच नहीं। इस सब के बाद अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। सोचिए, आज अगर भारत के प्रधानमंत्री गीता या रामचरितमानस पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ लेने लगें तो क्या होगा? भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी से पहले अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी और आपने कई फिल्मों में ऐसे सीन भी देखे होंगे जहां कहा जाता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष देश बनने के लिए भारत ने अपनी अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने के कानून को समाप्त कर दिया। यह कानून अब सिर्फ आपको हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है जहां कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। यह असल में है नहीं, ये जो चीज है हमारे संविधान में है ही नहीं। और धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, जिसमें किसी भी धर्म के साथ आपका कोई संबंध नहीं दिखना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी गई जिसमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सांप्रदायिक मान लिया जाता है। और आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जब किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो इसके लिए उनकी आलोचना की जाती है। जब हम फ्रांस से, आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल लड़ाकू विमान की पूजा की थी और उस पर ओम लिखा था, तब उस पर कितना विवाद हुआ था। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था। लेकिन जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन मानता है, वहां नए राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले चर्च भी जाते हैं और बाइबल के प्रति अपनी आस्था को भी सबके सामने साबित करने की कोशिश करते हैं। और आज आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब एक बार यह देखिए कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारत के संविधान में अपनी सच्ची निष्ठा दिखाते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ कैसे ली थी और यह डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से कैसे अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब भी अमेरिका का मीडिया, पश्चिमी देशों का मीडिया, वहां के लोग, वहां के नेता नरेंद्र मोदी की पार्टी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहकर पुकारते हैं। भारत को अक्सर सांप्रदायिक बना दिया जाता है और जब भारत में ऐसी कोई चीज होती है कि कोई बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। भारत चाहे तो वो अमेरिका से आज ये जरूर सीख सकता है कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति का पालन करना और उन पर विश्वास रखना सांप्रदायिक नहीं होता और ऐसा करते हुए भी धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा जा सकता है। अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों के बारे में आज बताएंगे जिन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है और विवाद भी हो रहा है। ट्रंप ने अपने पहले ही दिन 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश कहा जाता है। ये वो आदेश होते हैं जिन्हें लागू करने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही ये लागू हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने का फैसला किया है। क्या आप विश्वास करेंगे, पहले ही दिन ट्रंप ने कह दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निष्क्रिय प्रभावों के कारण वो इसे कोई जरूरी संगठन नहीं मानते। और इस फैसले के बाद अब WHO को अमेरिका से मिलने वाली 1100 करोड़ रुपए की सालाना फंडिंग
बंद हो जाएगी। अमेरिका ने कह दिया है कि अब वो WHO को ना पैसा देगा ना उसके साथ जुड़ा रहेगा। कितनी बड़ी बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाना। चीन ने इस फैसले की आलोचना की है और ऐलान किया है कि वो WHO की इस फंडिंग को जारी रखेगा। हालांकि चीन ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि कोविड के समय WHO ने चीन की सरकार का बड़ा समर्थन किया था और चीन को बड़ी रियायतें दी थी। चीन के खिलाफ WHO ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बावजूद इसके कि चीन ने कोविड की जानकारी को लंबे समय तक छिपा कर रखा था। दूसरा, अमेरिका में टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को 75 दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया है, तो टिकटॉक अभी 75 दिन तक चलता रहेगा। तीसरा, अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की अब इजाजत नहीं होगी, यानी अब अमेरिका के लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है, नया बदलाव है। अमेरिका के किसी भी कंपनी में अब वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। चौथी बात, अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर्स को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी और वहां अब से सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, एक महिला और एक पुरुष। ट्रांसजेंडर्स को अब समाप्त कर दिया गया है। यह कोई परिभाषा अब वहां रहेगी ही नहीं, या तो महिला और या पुरुष। पांचवी बात, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाएगा। छठा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हिंसा करने वाले अपने 1,500 समर्थकों की सजा को माफ कर दिया। आपको याद होगा, उनके समर्थकों ने बहुत हिंसा की थी जब वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। उन पर अदालतों में केस चल रहे हैं। वो सारे केसेस को अपने समर्थकों पर जो चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने माफ कर दिया है। सातवीं बात, अमेरिका ने खुद को उस पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है जिस पर दुनिया के 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए थे। आठवीं बात, सेना की भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक लगा दी है। आप सोचिए, सेना के अलावा अब वहां कोई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं होगी। 9वां फैसला, अमेरिका में सेना सभी सीमाओं को सील कर देगी। मैक्सिको की सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी। दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू होगी और अप्रवासियों के अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अब वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह फैसला 1 महीने के बाद लागू होगा और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो टेम्परेरी वीजा या H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। और यह एक ऐसा फैसला है जिससे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अमेरिका में 54 लाख लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें सिर्फ 34% लोग ही अमेरिका के नागरिक हैं और बाकी तमाम लोग टेम्परेरी वीजा पर या H-1 वीजा पर वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इससे पहले जब उनके बच्चे अगर अमेरिका में पैदा होते हैं तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता पैदाइश की वजह से मिल जाती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद अगर किसी भी भारतीय जो वहां का नागरिक नहीं है और सिर्फ वीजा पर वहां काम कर रहा है, अगर उसका बच्चा वहां पर पैदा होता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस फैसले के लागू होने से पहले ही वहां पर इस तरह के जो अप्रवासी परिवार हैं उनके बच्चों की डिलीवरी को लेकर लाइन लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि यह फैसला लागू हो, उनके जो बच्चे हैं वो पैदा हो जाएं और उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। और आखिरी बड़ा फैसला यह कि अमेरिका पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी अब से बंद हो जाएगी। सोचिए, हमारे बाकी के पूरे देशों में, यहां तक कि भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, उस पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों को मत खरीदिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को ही खरीदिए और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इन फैसलों के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने उन 78 फैसलों को भी पलट दिया जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिए थे, और इन सभी फैसलों से 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में शरणार्थियों और दूसरे मुद्दों को लेकर कहीं ज्यादा आक्रामक होने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि जो सारे संसाधन हैं सबसे पहले अमेरिका के अपने लोकल लोगों को मिलें, शरणार्थियों को ना मिलें, बाहर से आने वाले दूसरे लोगों को ना मिलें। दूसरा, अब अमेरिका की नीतियां बदलने से वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव आएंगे और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका के नए दोस्त और दुश्मन दुनिया को देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया उस गोली से ताकि वो अमेरिका को दोबारा से महान बना सके। तो डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया के बाकी नेताओं से अलग हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब से अमेरिका में 2 ही जेंडर होंगे, महिला या पुरुष, और कोई तीसरा जेंडर नहीं होगा। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, किसी ने उन पर गोली चलाई थी और वो गोली उनके कान के पास से निकल गई थी और वो बाल बाल बच गए थे। आज वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए बचा ताकि मैं अमेरिका को दोबारा से महान बना सकूं। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की झलक कैसे दिखाई देती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत है और यह बात प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार भारत के लिए कह चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया ताकि वो अमेरिका को फिर से महान बना सके। ये बात प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में भारत के लिए भी कई बार कह चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बिना नस्लीय भेदभाव के सबका विकास होगा और आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात यहां कहते हैं। तो दोनों नेताओं के भाषणों में कुछ समानताएं आज दिखाई देती हैं। अब यह देखिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको कुछ वर्ष पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले तक जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति आता था तो भारत में इस बात को लेकर चिंता होती थी कि नए राष्ट्रपति की पाकिस्तान नीति क्या होगी। जो नया राष्ट्रपति है, नई सरकार है, वो भारत और पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया अपनाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत को कम महत्व मिलेगा और पाकिस्तान को ज्यादा महत्व मिलेगा। उस समय की अमेरिका की सरकारें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ खेलती थी। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति अगर भारत के दौरे पर आ रहा है तो साथ साथ पाकिस्तान भी जाता था, क्योंकि कहीं पाकिस्तान ना बुरा मान जाए। भारत को चिंता रहती थी कि कहीं पाकिस्तान को नए हथियार ना मिल जाए। पाकिस्तान को यह शिकायत रहती थी कि भारत को ज्यादा महत्व दे दिया। यानी उस समय की अमेरिकी सरकारें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती थी और दोनों को इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब जो राष्ट्रपति ट्रंप, जब उनकी सरकार आ रही है तो अब भारत और पाकिस्तान की तुलना बंद हो गई है। अब भारत और चीन की तुलना होती है। अब राष्ट्रपति ट्रंप यह कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बनाकर रखना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समारोह में नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि के रूप में चीन के उपराष्ट्रपति को अमेरिका भेजा। लेकिन चीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वो तो अमेरिका ही है। डोनाल्ड ट्रंप भी चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा। यह कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है उनका। इससे पहले 17 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी शी जिनपिंग के साथ फोन पर एक बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के अंदर ही चीन की यात्रा करना चाहते हैं। ये जो 100 दिन का कनेक्शन भी आप देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है 2019 में या 2024 में, तो वो भी पहले 100 दिन का अपना एक कार्यक्रम बताते हैं कि 100 दिन के अंदर क्या क्या लागू कर देना है। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि पहले 100 दिन में उनका जो एजेंडा है वो क्या क्या होगा। उस एजेंडा में चीन का दौरा भी है। एक समय अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की बड़ी कोशिशें करता था। अब चीन और भारत के बीच ट्रंप वैसा ही संतुलन बनाना चाहते हैं। अमेरिका भले ही चीन के साथ संबंधों को सुधारने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ वो भारत के महत्व को भी समझता है। और यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका राष्ट्रीय हितों से समझौते की शर्त पर चीन से बात कभी नहीं करेगा। और आज की वैश्विक स्थिति में चीन ही अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है, हर रूप से, आर्थिक रूप से भी दे रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी दे रहा है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण का न्योता देना ट्रंप की एक नई कूटनीति हो सकती है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो आपको भारत की ताकत को दिखाएंगी। भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर, विशेष दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और इस दौरान एस जयशंकर पहली पंक्ति में बैठे थे। दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि पीछे खड़े हुए थे, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली थी, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे की फर्स्ट रो में बैठे थे और ये विश्व पटल पर भारत की ताकत और महत्व को दिखाता है।
सूत्रों के मुताबिक वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र लेकर गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक विशेष संदेश लिखा हुआ था। सैफ अली खान के बारे में लगातार आप कई दिन से खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सैफ अली खान आज मुस्कुराते हुए मुंबई के लीलावती अस्पताल से वापस अपने घर लौट आए। 5 दिन पहले सैफ पर उनके ही घर पर एक जानलेवा हमला हुआ था और एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने उन पर चाकुओं से कई वार किए थे। यह सैफ अली खान की लेटेस्ट तस्वीर है जब वो आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए हैं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने आज दोपहर के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया है और यहां से वो सीधे अपने घर सदगुरु शरण अपार्टमेंट चले गए। आज सैफ अली खान का पूरा परिवार जरूर राहत की सांस ले रहा होगा और सैफ अली खान पर इस हमले ने आप सबको, इस देश को 3 बड़ी सीख दी हैं। यानी सैफ पर हुए इस हमले से सबक लेकर आप सब लोग सेफ कैसे रह सकते हैं। पहली सीख यह है कि अपने घर और उसके आसपास, अपने दफ्तर में, जहां जहां भी आपकी मौजूदगी होती है, सीसीटीवी लगवाना बहुत ही जरूरी है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आपको पहले से मिलती रहे और अगर कोई घटना हो भी गई है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उसके बाद मदद मिले। सैफ अली खान के मामले में सीसीटीवी की मदद से ही हमलावर की पहचान सबसे पहले की गई, लेकिन उनके घर में सीसीटीवी नहीं था और इसी कारण जो पूरी क्या हुआ घर के अंदर यह पता लगाने में बहुत देर हुई। सैफ अली खान को सबसे पहला काम अब यह करना चाहिए कि अपने घर के अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी। आप सोचिए, घुसपैठिया मुंबई के एक पॉश इलाके में मौजूद सैफ के अपार्टमेंट में घुस जाता है। इससे पता चलता है कि इस हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर थी। इसलिए आप जहां कहीं भी रहते हो, अपने घर, अपने मोहल्ले या अपनी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके रखें और उसके लिए जरूरी यह है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर सबसे पहले एक ऐसा गार्ड होना चाहिए जो हर आने जाने वाले पर न सिर्फ नजर रखे बल्कि चेक करे कि कौन व्यक्ति किस घर में जा रहा है और उस परिवार से, उस घर से पहले इजाजत लेकर ही उस व्यक्ति की एंट्री होनी चाहिए, जो कि ज्यादातर घरों में होता है। तीसरी सीख यह है कि हमें भारत से अवैध घुसपैठियों को अब भगाना होगा। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। सैफ अली खान का हमलावर भी बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अवैध रूप से बांग्लादेश से मुंबई तक पहुंच गया और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं था। यहां किसी और आदमी के नाम पर उसके आधार कार्ड को इस्तेमाल करके कोलकाता में उसने एक सिम कार्ड भी ले लिया और उस सिम कार्ड के आधार पर वो अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह के घुसपैठिए पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हैं, इनकी संख्या इस समय हजारों लाखों में होगी। ये किसी भी गांव, किसी भी शहर में छिपे हो सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के अलावा यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की पहचान करें और उन पर नजर रखें। आपको ये बताना चाहेंगे कि आज पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हत्यारे को उम्र कैद की सजा क्यों मिली, मौत की सजा क्यों नहीं। जनभावना को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने, यानी ममता बनर्जी ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है और वो दोषी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आम लोगों के अलावा पीड़ित परिवार भी इस फैसले को न्याय की तरह नहीं मानता। आज हम आपको एक ही देश और एक ही कानून व्यवस्था में लगभग एक ही तरह के 2 मामलों में दिए गए अलग अलग फैसलों के बारे में बताएंगे। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई और फांसी की सजा नहीं दी गई। लेकिन केरल के त्रिवेंद्रम में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में
एक दोषी लड़की को मौत की सजा अदालत ने सुनाई है। दोनों ही मामलों में पीड़ित की हत्या हुई, बावजूद इसके एक दोषी को उम्र कैद मिली और दूसरे को फांसी। आज देश के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब मामला हत्या का है, जब जान दोनों ही मामलों में चली गई है, तो फिर कलकत्ता वाले मामले में दोषी को फांसी क्यों नहीं दी गई? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोलकाता में हुआ रेप और मर्डर एक जघन्य अपराध तो है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, और यही वजह है कि इसके दोषी को फांसी की सजा नहीं दी जा रही। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंसाफ सबूतों के आधार पर दिया गया है, जनता की भावनाओं पर नहीं, और हम सभी को आंख के बदले आंख और जान के बदले जान की भावना से ऊपर उठना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां अपराधियों को बेखौफ बनाती हैं। अगर कोई बदमाश किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो भी उसमें कानून का डर नहीं होगा, क्योंकि उसे फांसी तभी होगी जब यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाएगा। इसलिए बड़े बड़े अपराधी निडर होकर हत्याएं करते हैं, क्योंकि उन्हें मौत की सजा का आज भी डर नहीं होता। आपको याद होगा, कोलकाता में जब घटना घटी थी तो पूरे देश के लोग इस अपराधी के लिए मौत की सजा मांग रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार ये कह चुकी हैं, और अब तो वो ये कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगी, मौत की सजा मांगेंगी। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यही है कि कानून की अदालत में ये जो फैसला आया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की जो बात की गई है, क्या यह समय आ गया है कि उसको भी दोबारा से परिभाषित किया जाए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है? और रोटी भी क्या चीज है? इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी।